जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचपी स्टडी वर्ल्ड में एक बार फिर से। तो आज दोस्तों मैं आपके जो है साइंस के जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन जो है लेके आ चुका हूं। तो देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहे होंगे, टोटल जो है 30 क्वेश्चन और सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, कहता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ठीक है, कौन सी है, सॉरी स्टैपेज, सबसे छोटी जो हड्डी है वो कौन सी है आपकी, वो है आपकी स्टैपेज। लेकिन कहता है कि जो पाई कहाँ जाती है, जो स्टैपेज है वो कहाँ पर पाई जाती है। ऑप्शन दे रखे हैं मस्तिष्क में, कान में, नाक में, हाथ में। तो सबको आई होप से पता ही होगा। तो इसकी जो स्टैपेज जो है वो कहाँ पर पाई जाती है, वो पाई जाती है हमारी कान में। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, कान होगा। अगर देखिए इस डायग्राम की मदद से मैं देखूं, थोड़ा सा इसको जूम करता हूं डायग्राम को। यहाँ पर आपको देखिए, जहाँ पर मेरा कर्सर है ये जो घूम रहा है, मार्क करता हूँ। देखिए ये वाली जो हड्डी है, ठीक है, ये कौन सी हड्डी है आपकी, स्टेप्स है। कौन सी है, स्टेप्स, इसे हम कहते हैं। स्टेपीज जो हड्डी होती है वो कहाँ पर है, यहाँ पर पाई जाती है। अगर हम बात करता हूँ दोस्तों कि हमारे कान में जो कुल कितनी हड्डियाँ पाई जाती है, तो देखिए एक कान में हमारे में 3 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, एक कान में 3, दूसरे में अभी 3, तो कुल कितनी हुई, 6 हड्डियाँ हुई दोनों कानों में। ठीक है, अब बात करते कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर जो एक हड्डी ये आपको दिख रही है, जो मैंने मार्क करी अभी, ये कौन सी है, ये मैलियस। इसको इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, मैलियस कहा जाता है। और दूसरी हड्डी कौन सी है, ये तीनों आपस में कनेक्टेड होती है। ये दूसरी हड्डी है, इसका नाम है इंकस। और ये तीसरी आपकी, ये कौन सी है आपकी, ये स्टैपिस है। ये क्या है, स्टैपिस। तो हमारे कान में जो हो वो 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी, इंकस, मैलस और स्टेप्स। ठीक है, इंकस सबसे, सॉरी मैलिस जो सबसे पहले, इंकस दूसरी और स्टेपिस तीसरी। तो आपको ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में कहीं भी पूछा जा सकता है, तो आपने इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है, लाल रक्त जो कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी होती है, उनका जो निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है। ठीक है, तो आरबीसी का जो निर्माण होता है उसके लिए ऑप्शन रखें आपको, हृदय, यकृत, अस्थिमज्जा या गुर्दा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अस्थिमज्जा। लाल जो रक्त कोशिकाएं होती है उनका निर्माण होता है अस्थि मंजा में। कुछ और इसके रिलेटेड फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो आरबीसी का जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है, वो क्या है, तो वो है आपका एर्थ्रोसाइट। एर्थ्रोसाइट क्या है, एर्थ्रोसाइट आरबीसी का साइंटिफिक या वैज्ञानिक नाम है। ये जो आपको डायग्राम दिख रही है किसकी है, ये आरबीसी की डायग्राम है, जिसके अंदर आपको क्या है, ऑक्सीजन होती है, आयरन होता है, बीटा पोलिपाइड चेन होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होता है, अल्फा पोलिप्टाइड चेन होती है। ठीक है, तो ये सब जो है आपके एक आरबीसी में जो है दोस्तों पाया जाता है। अगर मैं बात करूं कि आरबीसी, जो आरबीसी होता है आपकी, उसकी जो लाइफ होती है, ठीक है, आरबीसी जो है कब कितने दिनों तक जीवित रहता है, कितनी उसकी लाइफ होती है, तो वो होती है आपकी 120 डेज। ये भी आपने क्या करना है दोस्तों, याद रखना है। आरबीसी की लाइफ कितनी होती है, 120 डेज होते हैं। साइंटिफिक नेम की बात करूँ मैं तो सॉरी बता दिया साइंटिफिक ने, उसके रिलेटेड और एक बात करूँ कि जो आपके आरबीसी होते हैं जब मर जाते हैं तो वे कहाँ पर जाके मरते हैं। ठीक है, तो इसका जो कह सकते हो एक तरह से कि जो आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो क्या है। ठीक है, तो आरबीसी का जो कब्रिस्तान है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका प्लीहा। क्या होगा, प्लीहा। प्लीहा को क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। रेड ब्लड सेल का जो कब्रिस्तान है वो किसे कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमारे शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्त्रावित करती है, कौन सी है। ठीक है, हमारे शरीर की ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों को क्या करती है, स्त्रावित करती है। ऑप्शंस है यकृत, अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय जो है वो क्या करता है, आपके हार्मोन और एंजाइम जो उन दोनों को क्या करता है दोस्तों, स्त्रावित करता है। अग्नाशय इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, पैनक्रियाज कहते हैं। अगर डायग्राम में आपको बताऊं तो आपको ये वाला जो लोकेशन है इसका, ये वाला जो यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये क्या है आपका, ये पैनक्रियाज है। क्या है दोस्तों, पैनक्रियाज है ये। ठीक है, ये क्या होता है, पैनक्रियाज होता है। और ये गैल ब्लैडर है। ठीक है, इस तरह से जो आपको ये पूरे डायग्राम दिख रही है, इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, पैनक्रियाज कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, इसके साथ ही आपको इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो भी बता देता हूँ कि जो आपका अग्नाशय होता है इसमें क्या है दोस्तों, इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन का जो स्त्राव होता है, किसका, इंसुलिन का जो स्त्राव होता है वो भी कहाँ पर होता है, आपका अग्नाशय में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, मानव शरीर में पसलियाँ जो रिब्स हैं वो कितने जोड़े होते हैं। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, रिब्स जो है कितनी होती हैं, जल्दी बताएंगे। तो इसका जो
ऑप्शंस दे रखे हैं वो है 12, 15, 22 और 18। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका 12। मानव शरीर में कितने पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और ये 11 और ये 12। इसमें जो दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पे जो रिब्स है आपकी, ठीक है, जो पसलियाँ हैं वो कौन कौन सी पसलियाँ होती है, ठीक है। इससे रिलेटेड जो आपको एक और क्वेश्चन, चलो वहीं पर डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। इसमें जो आपके दोस्तों यहाँ से 1 से लेकर 7 तक जो पसलियाँ, 1 से लेकर 7 तक जो पसलियाँ होती है वो कौन सी पसली होती है? ट्रू रिब्स होती है। 7 से 12 तक कौन सी होती है? आपकी फॉल्स रिब्स होती है। और 11वीं और 12वीं को जो है वो आपको फ्लोटिंग रिब्स भी कहा जाता है, तैरती पसलियाँ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। इसके लिए इतना ही, बाकी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा पूरा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट की होती है? एक जो ह्यूमन जो होता है, ठीक है, उसकी जो मानव की जो पाचन नली है, भोजन की जो नली है वो कितनी फीट लंबी होती है? ऑप्शन दे रखा है 16, 18, 56 और 32। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? पाचन नली में बात करता हूँ तो यहाँ से मुंह से, जहाँ से आप मतलब मुंह से लेके जो एनस तक है, जो गुदा तक है, वो उतनी पूरी पूछी गई है, ठीक है। यहाँ से जो आपका भोजन जो प्रोसेस होकर जा रहा है, ये पूरा जो प्रोसेस है, ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में जो है आपकी जो लंबाई है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है उसकी, ठीक है। तो इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास सामने दिख रहे हैं आपको, तो उसका जो राइट होगा वो होगा आपका 32। ये जो है आपकी 30 से 32 तक होती है। कई जगह पर आपको ऑप्शन 32 मिलेगा तो आपने 32 को टिक करना है, 30 मिलेगा तो 30 को टिक करना है। अगर इसको मीटर्स में बात करूँ तो अप्रॉक्स 9 मीटर जो है दोस्तों क्या होती है, इसकी लेंथ होती है, ठीक है। सबसे ये हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ह्यूमन का जो है दोस्तों अधिकांश भाग कहाँ पर जो भोजन है वो कहाँ पर जाकर पचता है? ऑप्शंस आपके सामने है, अग्नाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, अमाशय में। तो इसका जो राइट आंसर का वो होगा आपका छोटी आंत। अगर मैं डायग्राम की मदद से आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए, जूम करके, यहाँ पे जो आपको पूरा का पूरा दिख रहा है अंदर, ये ऐसे 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 करके जो है ये क्या है आपकी, ये जो है दोस्तों आपकी क्या होती है, ये छोटी आंत है। ये वाली सारी ये क्या है आपकी छोटी आंत होती है। लेकिन आपको इसके रिलेटेड फैक्ट बता दूँ, नाम से ही क्या है, ये छोटी आंत है। वैसे जो है वो ये क्या होती है, सबसे बड़ी आंत में जो आपकी छोटी और बड़ी आंत होती है, तो उसमें छोटी आंत जो होती है वो बड़ी होती है और बड़ी वाली आंत जो होती है वो छोटी होती है, अगर हम लेंथ की बात करें, ठीक है। तो सबसे छोटी आंत जो है उसमें भोजन क्या है दोस्तों, पचता है, ठीक है। क्या होता है, बचता है भोजन। अगर मैं छोटी आंत की लंबाई की बात करूँ तो ये होती है आपकी 6 से 7 मीटर तक, ठीक है। अप्रॉक्स 20 से 23 फीट, 20 से 23 फीट क्या होती है इसकी जो है दोस्तों लेंथ होती है। अप्रॉक्स कितनी आप बोल सकते हैं इसको, 6 से 7 मीटर, ठीक है। 6 से 7 मीटर जो कितनी छोटी आंत की लंबाई होती है। और बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, अप्रॉक्स 1.5 मीटर। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, अप्रॉक्स 1.5 मीटर या 5 फीट तक जो है इसकी जो है वो दोस्तों क्या होती है, लेंथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। उच्च ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों में रक्त मौजूद आरबीसी की संख्या पर, क्वेश्चन थोड़ा सा डायग्राम के नीचे आ गया, तो क्वेश्चन है कि उच्च ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों के रक्त में मौजूद आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। क्या जो इफेक्ट है वो पड़ता है, क्या इफेक्ट जो है वो दोस्तों पड़ता है? संख्या, उसके जो आरबीसी होते हैं वो उनमें वृद्धि होती है, कमी होती है, समान रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका कि संख्या में वृद्धि होती है। जो ऊंचाई के स्थान पर रहने वाले व्यक्ति होते हैं उनके जो आरबीसी में क्या होती है, वृद्धि होती है हाइट पे, वो किसका जैसे होती है, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी के कारण, ठीक है। इसके दोस्तों ऑक्सीजन की कमी के कारण जो क्या होता है कि उसका जो खून जो है वो गाढ़ा हो जाता है, जिससे क्या होता है कि आरबीसी जो है, रेड ब्लड सेल बढ़ जाते हैं, उसका जो खून है वो क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। कई लोगों की जो डेथ है दोस्तों, हाई जो एज है जहाँ पर ऑक्सीजन की जो है कमी पाई जाती है, वो इसी चीज़ की वजह से हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मानव के मस्तिष्क में स्मरण की क्षमता, ठीक है, मानव का जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, सर है, उसमें स्मरण की क्षमता कहाँ होती है? ऑप्शन दिए गए हैं, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेंडुला, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, साइब्रम। कहाँ पर होता है दोस्तों, सेरेब्रम में क्या है, जो मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता होती है वो कहाँ पर होती है, वो होती है आपकी सेरिब्रम में होती है। कहाँ पर होती है, सेरिब्रम में होती है, सेरिब्रम। यहाँ पर जो आपको ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये क्या है आपका सेरिब्रम,
ये होता है दोस्तों आपका सेरिब्रम। यहीं पर क्या है दोस्तों, स्मरण क्षमता होती है एक व्यक्ति की, ठीक है। अगर हम बात करें ब्रेन से लेके इंपॉर्टेंट एक दो फैक्ट जान लेते हैं कि जो का ब्रेन का जो वेट होता है, ठीक है, हमारे जो दिमाग का वजन होता है वो कितना होता है, ठीक है, तो वो होता है दोस्तों आपका, वो होता है 1200 से लेके 1400 या 1450 ग्राम तक। इसके बीच में अगर आपको वैल्यू दे रखी है, किसी भी क्वेश्चन में आपको पूछा कि व्हाट इज़ द वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, आपको ऑप्शन दे रखे होंगे ऐसे 1100, 1250, 1600, 1800। तो आपको जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1250 हो जाएगा। 1200 से लेके 1450 के बीच जो भी ऑप्शन दे रखे होंगे आपके, तो वो क्या है आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मानव का जो शरीर है उसका जो तापमान है उसे कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शंस है हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम, सेरेबेलम या सेरेब्रम, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो दोस्तों राइट आंसर का होगा वो होगा आपका हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस होता है ये क्या करता है दोस्तों, यहाँ पर है हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है सेरेब्रम के बिल्कुल साथ में ऊपर की तरफ, जो मैंने यहाँ पे रेड रेड मार्क करा है इसके नीचे क्या होता है हमारा, यही जो है वो क्या है हमारा हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है दोस्तों, हमारे जो पूरे का पूरा बॉडी है उसका क्या करता है दोस्तों, टेम्परेचर को, उसके टेम्परेचर को क्या करता है दोस्तों, नियंत्रित करता है, कम ज़्यादा किस तरह से जो हमारा टेम्परेचर, तो यहीं से हमें पता चलता है, हमारे ब्रेन को पता चलता है। किससे पता करता है, पता चलता है हाइपोथैलेमस से चलता है। अगर हम बात करेंगे कि जो नॉर्मल ह्यूमन है उसका जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, अगर हम बात करें दोस्तों डिग्री में 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है सेल्सियस में होता है। अगर हम बात करें फारेनहाइट में कितना होता है, 98.6 फारेनहाइट डिग्री फारेनहाइट होता है। और अगर हम बात करें कैल्विन में तो 310 कैल्विन जो होता है दोस्तों आपका एक ह्यूमन में क्या है दोस्तों, नॉर्मल उसका जो है वो तापमान रहता है, टेम्परेचर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अस्थियां एवं दांत निर्माण में किन की आवश्यकता होती है, ठीक है। अस्थियां जो होती हैं हमारी जो हड्डियां हैं और दांत जो है उनके निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन दे रखे हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस, सोडियम और पोटाशियम, लोहा और कैल्शियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका कैल्शियम और फॉस्फोरस, ठीक है। कैल्शियम और फॉस्फोरस की दोस्तों क्या है सबसे अधिक आवश्यकता होती है हमारे अस्थियों एवं दांतों के निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 300, 198, 206, 445। तो एक जो ह्यूमन होता है, वयस्क जो व्यक्ति होते हैं उसमें हड्डियों की संख्या होती है दोस्तों 206। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नवजात शिशु में अगर हम बात करें, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है या नवजात शिशु होता है उसमें जो कितनी हड्डियाँ होती है, तो उसमें अप्रॉक्स 300 होती हैं। कितनी होती हैं, किस में होती है, नवजात शिशु में, नवजात शिशु में कितनी हड्डियाँ जो अस्थियों की संख्या होती है, हड्डियों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 300 होती है अप्रॉक्स। और एक वयस्क व्यक्ति में कितनी होती है, 206 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मनुष्य की खोपड़ी में ऐसी हड्डी का नाम बताइए जो अपनी जगह से हिल सकती है या स्थान परिवर्तित कर सकती है। ऑप्शन है इथोमाइन बोन, मंडिबल बोन, नाक की हड्डी, अश्रु की हड्डी, ठीक है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन दोस्तों आपका होने वाला है वो होगा आपका मंडिबल बोन। मंडिबल बोन जो होती है वो कौन सी होती है, तो आपकी देखिए जो जबड़े वाली हड्डी है, ये जो है आपकी जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ देख सकते हो आप, ये क्या है आपकी, ये मंडिबल बोन होती है। आप खुद ही ट्राई करके देखिए जो तो आपकी दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जगह जो क्या हो जाती है, रोटेट हो जाती है। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। मंडिबल बोन जो है वो मनुष्य की शरीर की ऐसी हड्डी है जो कि अपनी जगह से हिल सकती है, स्थान परिवर्तित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, हड्डी है, दांत का इनामेल है, या खोपड़ी है, या मेरुरज्जु है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, दांत का इनामेल, ठीक है। दांत का जो इनामेल होता है दोस्तों वो हमारे शरीर के सबसे कठोर भाग होता है, ठीक है। सबसे कठोर भाग कौन सा है, दांत का इनामेल। अब देखिए जैसे इनामेल होता कहाँ पे, ठीक है। तो मान लो ये आपका क्या है दोस्तों, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया दांत, तो यहाँ पर क्या है ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से क्या है दोस्तों आपका,
दांत जो है वो क्या है होता है। ठीक है, तो इस दांत को जैसे इस तरह से जो कवर करने वाली चीज़ है इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, यही जो है जबड़ा जिसे आप कहते हैं शायद। तो ये क्या होता है, दांत का जो इनेमल है ये सबसे कठोर जो है वो भाग होता है और हमारे दांत को टूटने से बचाता है। ठीक है, हमारे दांत को टूटने से भी क्या बचाता है, हमारे दांत का जो इनेमल होता है वही इसे जो है टूटने से बचाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है। ऑप्शन दे रखे हैं टीबिया, स्टेप्स, फीमर, ट्रेपीजियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका फीमर। फीमर जो है वो आपकी ये वाली जो हड्डी है वो क्या है, फीमर है। इसे हम क्या है दोस्तों, जांग की हड्डी भी कहते हैं। किसकी है, जांग की हड्डी जो है वो क्या है, जांग की हड्डी, इसे हम क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं। क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं। और फीमर जो हमारे शरीर की सबसे लंबी अस्थि या हड्डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेशियों और अस्थियों को जोड़ने वाली संरचना क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन है कंडरा टेंडन या फिर अस्थि स्नायु उपास्थि। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का वो क्या होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कांड्रा। ठीक है, कंडरा जो टेंडन जो है वो क्या है आपकी अस्थि और अस्थि से जो हड्डी को जोड़ने वाली है। ठीक है, पेशी अस्थि से जोड़ती है पेशियों को। ठीक है, तो पेशी यहाँ पे आप देख सकते हो जो मसल्स है। ठीक है, ये जो मसल है ये इस हड्डी के साथ जुड़ा होता है, किसके द्वारा जुड़ा होता है, आपका कंडरा के द्वारा। यहाँ पर जो मैंने मार्क करा है ये क्या है, आपका टेंडन। जो वाइट आपको दिख रहा था ये क्या होता है दोस्तों, टेंडन या कंडरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भोजन निकलते समय श्वास मार्ग किस अंग द्वारा बंद होता है। ठीक है, बंद हो जाता है। जो श्वास मार्ग है वो क्या है, भोजन निकलते समय श्वास मार्ग किसके द्वारा जो है वो बंद होता है। तो ऑप्शन है श्वयंत्र, कंठछंद, उपाकंठ या एपिग्लालिस्ट। ठीक है, एपिगालिस्ट या श्वास नली या ग्रासनी। तो इस वक्त जो राइट ऑप्शन होने वाला है दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कंठ छंद। ठीक है, कंठ जो छंद होता है उसके द्वारा क्या होता है, उपकंठ या आप एपिग्लास्टिल बोल सकते हैं, इसके द्वारा क्या होता है दोस्तों, आपका जो भोजन निकलते समय जो श्वास मार्ग होता है वो बंद हो जाता है। अगर मैं आपको डायग्राम की मदद से यहाँ पर अगर मैं समझाऊँ, थोड़ा सा जूम करता हूँ, तो जो आपका कंठ छंद होता है वो कहाँ पर होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो है पार्ट, ये क्या है आपका, ये कंठ छंद है। ठीक है, यहाँ पर एक बॉडीगार्ड जो बैठा रहता है। ठीक है, वो क्या सिर्फ और सिर्फ हवा क्या करता है कि सिर्फ और सिर्फ हवा को ही जो यहाँ से अंदर घुसने देगा, और बाकी जो होगा जब भी कोई अन्य चीज़ आएगी तो क्या करता है ये उसको ढक देता है या बंद कर देता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कुछ और चीज़ें नहीं जा सकती हवा के अलावा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसीजी जो है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी का उपयोग डैश के कामकाज का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शंस दे रखे हैं हृदय, फेफड़े, गुर्दा और मस्तिष्क। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपका ईसीजी। ईसीजी जो है वो किसके लिए किया जाता है, तो ईसीजी जो है आपका दोस्तों वो हृदय के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, हमारे हार्ट के लिए किया जाता है, हृदय के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, ईसीजी हार्ट के लिए किया जाता है। इसके द्वारा दोस्तों आपके जो हार्ट है, देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, इसमें जो है आपकी इस तरह की इलेक्ट्रिकल जो पिन्स होते हैं वो आपके ऊपर लगाई जाती है और आपके हार्ट के जो दोस्तों चेक किया जाता है। ठीक है, ईसीजी के द्वारा। ठीक है, और आपकी जो साथ में एक ईईजी होता है। ठीक है, ईईजी है वो किसके लिए होता है, तो दोस्तों ये होता है हमारे ब्रेन के लिए। ठीक है, ईसीजी जो ईईजी क्या है आपके लिए, किसके लिए होता है, ब्रेन के लिए होता है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोसेफलोग्राम। ठीक है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोसेफलोग्राम। ठीक है, और आपका एक होता है आपका बीएमडी। क्या होता है दोस्तों, बीएमडी होता है, वो किसके लिए किया जाता है, तो जो बीएमडी है आपका दोस्तों वो किया जाता है आपका हड्डियों के लिए। किसके लिए किया जाता है, हड्डियों के लिए किया जाता है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है इसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं डॉन मिनरल डायनेस्टी। ठीक है, बॉन मिनरल डायनेस्टी। ठीक है, क्या कहते हैं, बॉन मिनरल डायनेस्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन किसे कहते हैं। तो ऑप्शन रखे हैं इंसुलिन, एंड्रानिल, थायरोक्सिन या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका एंड्रानिल। एंड्रानिल को क्या कहते हैं दोस्तों, आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। ठीक है, तो एंड्रानिल कहाँ पर होता है, हमारे जो गुर्दे होते हैं इनके ऊपर जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, राइट एंड्रानिल ग्लैंड, और ये क्या है आपका लेफ्ट एंड्रानिल ग्लैंड। तो ये इन्हीं में जो दोस्तों हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, आपका आपातकालीन हार्मोन होता है इन्हीं में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। डाउन सिंड्रोम वाले एक व्यक्ति में प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, ऑप्शन है 23, 46, 47, 49। तो नॉर्मल अगर मैं व्यक्ति की बात करूं तो उसमें कितने होते हैं दोस्तों, अगर पहले हम जोड़े की बात करूं, ठीक है,
तो 23 जोड़े होते हैं, यानी कि 23 जोड़े मान के मतलब कि 46 जो है गुणसूत्र होते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को डाउन सिंड्रोम होता है उसमें क्या होता है, 46 की बजाय उसमें जो उसका एक जो गुणसूत्र है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे कितने होते हैं उसमें 47 जो गुणसूत्र है वो उसमें पाए जाते हैं। इसी दोस्तों क्या है, इसका जो वर्णन किया गया था डाउन सिंड्रोम का वो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, जॉन लैंगडन डाउन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, जॉन लैंगडन डाउन के द्वारा 1866 में जो है इसका क्या है दोस्तों, वर्णन किया गया था जॉन लैंगडन द्वारा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जॉन लैंगडन द्वारा 1866 में इसका जो है दोस्तों क्या किया गया था, वर्णन किया गया था, इसे हमारे सामने प्रस्तुत किया गया था। तो इसमें कितने हैं, 47 जो है वो क्या होते हैं, हमारे गुणसूत्र जो है वो डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में अपर्याप्त रक्त की आपूर्ति को किस रूप में संदर्भित किया जाता है। ऑप्शंस है इस्केमिया, हाइपरमिया, हैमरेज या हीमोग्लोबिन। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा, जिस व्यक्ति के जो अपर्याप्त जो रक्त की पूर्ति है उसे हम जो है इस्केमिया से क्या करते हैं दोस्तों, संदर्भित करते हैं, इस्केमिया से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही रुधिर समूह की श्रेणी में से संबंधित है। ऐसा कौन सा समूह है, ठीक है, कौन सा जो है समूह है जो मतलब यूनिवर्सल जो रिसेप्टर होता है, यूनिवर्सल समूह, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही की बात करें तो जो रिसेप्टर है, यूनिवर्सल रिसेप्टर जो है वो किसे कहते हैं, वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो जो आपका ए बी होता है, ठीक है, कौन सा ग्रुप जो होता है आपका ए बी जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है। और यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है, तो वो होता है ओ। ठीक है, ओ जो है वो क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो आपका क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। और जो आपका ए बी है वो क्या है, यूनिवर्सल रिसेप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, फॉल रिब्स जूठी पसलियां तथा फ्लोटिंग रिब्स तैरती पसलियां किस अंग में पाई जाती हैं। तो दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बता चुका कि आपकी जो 1 से 8 तक है, ठीक है, 1 से 7 तक, सॉरी 1 से 7 तक जो है वो आपकी क्या है, वो आपकी ट्रू रिब्स होती है। कौन सी होती है, ट्रू रिब्स होती हैं। 8 से 12 तक कौन सी होती है, फॉल्स रिब्स होती हैं, जूठी पसलियाँ होती हैं। और 11वीं और 12वीं पसली को जो है हम फ्लोटिंग रिब्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फ्लोटिंग रिब्स। तो ये जो आपने दोस्तों बात क्या है ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा कि अब ये, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन जो है यहाँ पर कुछ और पूछा गया है कि जो जूठी पसलियाँ हैं और तैरती पसलियाँ हैं वो पाई कहाँ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये जो है दोस्तों कहाँ पर पाई जाती है, बक्सीय पिंजर में पाई जाती है, बक्सीय पिंजर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। जो ह्यूमन का जो दोस्तों क्या है हार्ट जो है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। ऑप्शन है 84, 72, 56, 125। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 72 टाइम्स जो है दोस्तों क्या होता है, हमारा जो हार्ट है वो क्या है पंप करता है, ठीक है, धड़कता है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों कि जो हमारा जो धड़कन जो है वो 1 मिनट में कितनी 72 टाइम होती है। तो इसके बीच में दोस्तों जो एक धड़कन से छोड़कर मान लो यहाँ पर क्या है हमारा दिल धड़का, उसके बाद क्या है एक बार ये क्या शांत हो जाता है, वो जो शांत होने का उसका टाइम होता है वो कितना होता है 0.8 सेकेंड। और उसके बाद क्या होता है हमारा दूसरी बार जो है वो दोस्तों दिल धड़कता है। ठीक है, तो इसके बीच में जो गैप है वो कितना है 0.8 सेकेंड का है। इसका जो रेस्ट टाइम, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक हार्ट का रेस्ट टाइम भी बोल सकते हैं। हमारा जो दिल है वो कब रेस्ट करता है, तो जब एक सांस के बाद दूसरी सांस लेता है, इसके बीच में जो 0.8 सेकेंड का गैप है इसमें क्या करता है हमारा हार्ट जो है दोस्तों रेस्ट करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मनुष्य का मेरुदंड, ठीक है, कितनी अस्थियों से निर्मित होता है। मेरुदंड जो है ह्यूमन का वो कितनी अस्थियों से निर्मित होता है। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं 33, 42, 56 या 80। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो होगा आपका 33। कितना होगा 33। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर होगा। अब मेरुदंड होता क्या है दोस्तों, तो जो आपकी जो इसको स्पाइन भी कहते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से जो आपकी हड्डी बनी होती है उसे मतलब मेरुदंड कहते हैं, जिसमें जो दोस्तों अलग अलग प्रकार की जो हड्डियों के नाम दिए गए हैं। उसमें 7 कौन सी है, कार्बिकल जो है वो है कार्बिकल है, जो उसमें 12 है वो आपकी थ्रोइक है, 5 जो है आपकी लैम्बर है, और
इसमें जो 5 जो है आपकी वो क्या है फ्यूज्ड होती हैं, जिनका नाम है स्केरियम और साथ में सेसियक्स, ठीक है। वो क्या है 5 लास्ट की जो 5 और 4 होती हैं दोस्तों आपकी दोनों क्या होती हैं फ्यूज होती हैं, और 7 जो है वो कौन सी होती है कार्बिकल हड्डियाँ होती हैं, और 12 जो होती हैं वो थ्रोइक होती हैं, ठीक है। कौन सी होती है थ्रोइक होती हैं, और 5 होती हैं आपकी लैम्बा। इन सभी दोस्तों अस्थियों से मिलकर जो है वो क्या है हमारा जो मेरुदंड है उसका निर्माण हुआ होता है 33 हड्डियों से मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 25वां क्वेश्चन जो हमारा वो क्या है मानव शरीर में मौजूदा सबसे पतली हड्डी का नाम बताइए। तो सबसे पतली हड्डी जो है वो कौन सी होती है, ऑप्शन दे रखे हैं स्टैपिस हड्डी, मैलियस हड्डी, स्तूक्स हड्डी या फिबुला हड्डी। तो स्टैपिस और मैलिस जो है दोनों कान की हड्डियां हैं, लेकिन ये इससे भी पतली एक हड्डी जो है दोस्तों वो होती है हमारी, वो कौन सी है फिबुला हड्डी, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा फिबुला होगा। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे जहाँ पे मार्क कर रहा हूँ ये कौन सी है आपकी फिबुला हड्डी है, ठीक है। ये जो सबसे पतली जो हड्डी है हमारे शरीर में जो मौजूद है वो कौन सी है फिबुला है। ये जो दोस्तों टांग में पाई जाती है, सबसे पतली हड्डी जो कहाँ पर पाई जाती है टांग में पाई जाती है, जिसका नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी फिबुला हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक दूसरे के विरोध में कार्य करने वाली मांसपेशियों का नाम बताइए। तो हृदय की मांसपेशियां हैं, या कंकाल की मांसपेशियां हैं, या प्रतिपिंड मांसपेशियां हैं, या स्टेपेडियस मांसपेशियां हैं। क्या इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका प्रतिपिंड मांसपेशियां। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी मांसपेशी का नाम बताओ। सबसे छोटी जो मांसपेशी है वो कौन सी होती है, ऑप्शन दे रखे हैं गटर मैक्सिमस, या प्रतिपिंड मांसपेशी, या स्टेपेडियम मांसपेशी, या उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। तो सबसे छोटी जो मांसपेशी है उसका नाम है दोस्तों स्टेपिडियस मांसपेशी। ये कहाँ पर होती है, जो कान की हमारी हड्डी है स्टेपिज, उसके साथ जो जुड़ी हुई मांसपेशी है उसे हम क्या कहते हैं, उसी को क्या कहा जाता है दोस्तों स्टेपियस मांसपेशी कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो है ये जो मांसपेशी क्या है आपकी स्टेपिडियस मांसपेशी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को किस पिगामेंट के होने की वजह से कंकाल की मांसपेशियों को लाल और सफेद मांसपेशियों में वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन है स्कोर्पलामिस्क, ठीक है, या मायोग्लोबिन, मायोसिन, या उनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो है आपके सामने दे रखे। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन की दोस्तों जो पिगामेंट है इसके होने की वजह से दोस्तों कंगाल में मांसपेशियों को लाल और सफेद मांसपेशियों में वर्गीकृत किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, मायोसिन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उंगली को हड्डियों को डैश के रूप में जाना जाता है। उंगली की जो हड्डियां हैं उनको क्या कहा जाता है। ऑप्शन हमारे साथ हामटे हड्डी, गार्डलस, फाल्गेस, या मेटाकार्पेस। तो इसमें जो दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। उंगली की हड्डियों को जो है दोस्तों क्या कहा जाता है, फाल्गेस कहा जाता है। फाल्गेस क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। अस्थियों के किस लवण की उपस्थिति सार्वत्रिक होती है। कि एक जगह पर मैं होगा, अस्थियों में जो दोस्तों अस्थियों में किस लवण की जो है मैं होगा यहाँ पर, ठीक है। अस्थियों में किस लवण की उपस्थिति सार्वत्रिक होती है। ऑप्शन है कैल्शियम फास्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, या मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों नंबर 30 का होगा आपका कैल्शियम सल्फेट। किसकी होती है, ऑप्शन नंबर 1 कैल्शियम सल्फेट की जो है उपस्थिति सार्वत्रिक होती है। अगर मैं कैल्शियम सल्फेट के दोस्तों सूत्र की बात करूँ, रासायनिक सूत्र, तो वो होता है आपका CA3PO4 ट्वाइस। वो ये भी पूछा जा सकता है कि कैल्शियम फॉस्फेट का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल, बने रहें हमारे साथ।